हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सेकंड मॉडल प्रश्न पत्र को। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे यूनिट 6 का है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं यूजीसी नेट का तो आप लोग इसे एक बार जरूर देख लीजिए। जो पहला क्वेश्चन हमारा है, किस संगठन के अभाव में विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती? किस संगठन के अभाव में विश्व की संकल्पना नहीं की जा सकती? तो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अभाव में विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। सेकंड है, भारत तथा संयुक्त राष्ट्र के साझा मूल्य कौन से हैं? भारत तथा संयुक्त राष्ट्र के जो साझा मूल्य हैं वो हैं शांति और निशस्त्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर स्वतंत्रता से पहले ही हस्ताक्षर किए थे 1945 में। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना दुनिया जीवित नहीं रह सकती? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना दुनिया जीवित नहीं रह सकती? वो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा है, किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने के लिए भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई? किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने के लिए भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? वह देश था चीन। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारत की स्पष्ट नीति क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारत की स्पष्ट नीति वैश्विक झगड़ों को शांतिपूर्ण निपटाना, संयुक्त राष्ट्र को व्यापक बनाना और संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्थिक सहायता करना। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत ने किन देशों में अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में भेजा? भारत ने किन देशों में अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सेना में भेजा? वह देश थे कोरिया, कांगो और दक्षिणी सूडान। ये तीनों, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संस्थान भारत में स्थापित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संस्थान है जो कि भारत में स्थापित नहीं है? तो वह है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन डी। बाकी शैक्षणिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान और वैज्ञानिक संस्थान ये भारत में स्थापित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ किन क्षेत्र में भारत की उन्नति में सहयोग कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह किन क्षेत्रों में भारत की उन्नति में सहयोग कर रहा है? तो वह देखिए, खाद्य क्षेत्र में, कृषि संगठन क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन डी, इन तीनों ही क्षेत्रों में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह भारत की उन्नति में सहयोग कर रहा है। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारत की वैदेशिक नीति का प्रमुख तत्व क्या है? भारत की वैदेशिक नीति का प्रमुख तत्व है विश्व शांति, सैन्यकरण, महात्मा बुद्ध और गांधी की नीति। ये नहीं है, ए और सी ये दोनों, सॉरी ये है ना, सैन्यकरण नहीं होगा, विश्व शांति और महात्मा बुद्ध और गांधी की नीति। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ए और सी। अगला है, विश्व शांति के लिए भारत ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विश्व शांति के लिए भारत ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वह था पंचशील और गुटनिरपेक्षता, दोनों होगा ना? नहीं, देखिए यहाँ गुटनिरपेक्षता नहीं होगा। विश्व शांति के लिए पंचशील समझौता किया गया था भारत के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने मालदीव में सेना भेजकर शांति स्थापित की? तो जो वर्ष 1977 था, इस समय भारत ने मालदीव में अपनी सेना भेजकर शांति स्थापित की थी। हरारे और बेलग्रेड होगा, यहाँ ब्रेल नहीं होगा। हरारे और बेलग्रेड सम्मेलन किससे संबंधित है? तो हरारे और बेलग्रेड सम्मेलन जो है यह संबंधित है कूटनीतिकता सम्मेलन से। विश्व व्यापार संगठन कैसा संगठन है? तो विश्व जो व्यापार संगठन है यह बहुपक्षीय संगठन है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सम्मिलित हैं? तो विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित है 149 देश। गैट की स्थापना किस वर्ष होती है? गैट की स्थापना होती है 1948 में। गैट के अंतर्गत वर्ष 1994 तक कितनी व्यापार वार्ताएं हुई? गैट के अंतर्गत वर्ष 1994 तक ही पूछा है, कितनी व्यापार वार्ताएं हुई? तो वो हुई थी 9। अगला प्रश्न है, WTO के उद्देश्य कौन से हैं? WTO के उद्देश्य कौन से हैं? तो WTO जो है वह मुक्त सरल व्यापार से संबंधित है, निष्पक्ष व्यापार से और व्यापारिक मतभेदों को हल करने से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? विश्व व्यापार संगठन में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित नहीं किया गया शस्त्र व्यापार को। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत वस्तु व्यापार, कृषि व्यापार और सेवा व्यापार सम्मिलित है, शस्त्र व्यापार नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि MFNT यानी मोस्ट फेवरेट नेशन
मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है ये किस संगठन से संबंधित है? तो यह संबंधित है, हमारा सही होगा ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन से। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत परस्परता से क्या अभिप्राय है? विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत परस्परता से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन हमारा होगा इसमें सही सी। इसमें एक देश द्वारा दी गई छूट सुविधा दूसरे देशों को भी मिलेगी। यही है विश्व व्यापार संगठन की सिद्धांत परस्परता। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूटीओ की पारदर्शिता के अंतर्गत किन बाधाओं को दूर किया जा सकता है? तो डब्ल्यूटीओ की पारदर्शिता के अंतर्गत टैरिफ बाधाएं और नॉन टैरिफ बाधाएं, इन दोनों को ही दूर किया जा सकता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है कि TRIPS यानी ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? तो यह जो समझौता है यह संबंधित है विश्व व्यापार संगठन से। ट्रिप्स जो समझौता है यह किससे संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन से। 1970 का पेटेंट एक्ट किससे संबंधित है? 1970 का जो पेटेंट एक्ट है ये किससे संबंधित है? तो 1970 का पेटेंट एक्ट संबंधित है प्रक्रिया पेटेंट से। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, प्रक्रिया पेटेंट से। अगला प्रश्न है, WTO का कृषि समझौता से संबंधित कथन की पुष्टि करना है। तो देखिए, जो कृषि समझौता हुआ था WTO का, यह कृषि निर्यात, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, यह कृषि निर्यात वस्तु पर सरकारी सहायता को कम करने की इच्छा रखता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, WTO के फाइबर समझौते से किन देशों को अधिक लाभ मिलेगा? WTO के फाइबर समझौते से किन देशों को अधिक लाभ मिलेगा? तो वह है विकासशील देश। विकासशील देशों को अधिक लाभ मिलेगा WTO के फाइबर समझौते से। अगला हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष और तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्तित्व में आया? किस वर्ष और तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो कि अस्तित्व में आया? तो यहाँ आता है 27 दिसंबर 1945 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मौलिक उद्देश्य कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो मौलिक उद्देश्य हैं वह भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान, सदस्य देशों को अस्थायी संसाधन उपलब्ध कराना और शांतिपूर्ण आर्थिक विनिमय को स्थापना करना है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वर्तमान कोटा SDR यानी विशेष आहार अधिकार कितना है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का जो वर्तमान कोटा यानी SDR जो है, इसका जो प्रतिशत है वह है और 2.78%। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। IMF कितने वर्षों के अंतराल से कोटा की समीक्षा करता है? जो IMF है ये कितने वर्षों के अंतराल पर कोटा की समीक्षा करता है? तो ये करता है 5 साल के अंतराल पर कोटा की समीक्षा। अगला प्रश्न है कि भारत उधार व्यवस्था में किसका प्रयोग करता है? भारत उधार व्यवस्था में किसका प्रयोग करता है? तो भारत उधार व्यवस्था में प्रॉमिसरी नाइट्रस और सिक्योरिटीज का प्रयोग करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष FTP के अंतर्गत क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह FTP के अंतर्गत क्या करता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वह FTP के अंतर्गत सदस्य देशों का ऋण भुगतान, सदस्य देश का पुनर्भुगतान और सदस्य देश का वित्त पोषण, ये तीनों ही करता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के FTP में किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने भाग लिया था 2002 में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 2002 में। IPCC किसके आकलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो IPCC जो है यह जलवायु परिवर्तन के आकलन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, IPCC। अगला प्रश्न है कि IPCC की स्थापना किस वर्ष की गई? IPCC की स्थापना होती है मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 1988 में। मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 1988 में IPCC की स्थापना होती है। अगला प्रश्न हमारा है, IPCC को किस रिपोर्ट के कारण नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? IPCC को किस रिपोर्ट के कारण नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह चौथी असेसमेंट रिपोर्ट जो थी इसके कारण IPCC को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस रिपोर्ट के? तो चौथी असेसमेंट रिपोर्ट के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। किसको? तो IPCC को। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। IPCC रिपोर्ट के अंतर्गत वायुमंडल तापमान को कितना कम तो IPCC रिपोर्ट के अंतर्गत वायुमंडल तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, IPCC के रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन स्तर को प्राप्त करना है? IPCC के रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन स्तर को प्राप्त करना है? तो यह प्राप्त करना है वर्ष 2070 तक। नेक्स्ट है कि IPCC रिपोर्ट के अनुसार भारत महाद्वीप के किस देश पर पर्यावरण परिवर्तन का
सबसे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार भारत महाद्वीप के किस देश पर पर्यावरण परिवर्तन का सबसे विपरीत प्रभाव पड़ेगा? तो यह पड़ेगा कोलकाता पर। कोलकाता पर सबसे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा? तो जो क्षेत्र है वह है जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य आजीविका और जल आपूर्ति, ये तीनों। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। समुद्री सुरक्षा के अंतर्गत कौन सी चुनौतियां नहीं है? समुद्री सुरक्षा के अंतर्गत अवैध तेल निष्कासन की चुनौतियां नहीं है। बाकी देखिए, समुद्री सुरक्षा के अंतर्गत समुद्री डकैती, लोगों की तस्करी और प्रदूषण संबंधी समस्याएं या चुनौतियां हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस वर्ष के बाद समुद्री सुरक्षा की अवधारणा और एजेंडों में शामिल हुई? तो यह शामिल हुई वर्ष 2000 की शुरुआत में। समुद्री सुरक्षा की अवधारणा और एजेंडों में शामिल हुई थी वर्ष 2000 के शुरुआत में। ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि समुद्र सुरक्षा के लिहाजा से कौन से क्षेत्र संवेदनशील हैं? तो समुद्र सुरक्षा के लिहाज से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वह है सोमालिया तट, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है आईएसओ किससे संबंधित है? तो जो आईएसओ 2807 और 2002 संबंधित है किससे? तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन सी, समुद्री सुरक्षा से। किस हमले के बाद समुद्री सुरक्षा कोड लागू हुआ? समुद्री सुरक्षा कोड लागू होता है 9/11 के हमले के बाद। अगला प्रश्न है कि भारत की भौगोलिक दशा की कौन से क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है? भारत की भौगोलिक दशा की कौन से क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है? तो कौन से क्षेत्र हैं? वो क्षेत्र हैं हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री सुरक्षा के पारस्परिक खतरे में कौन शामिल नहीं है? भारत की समुद्री सुरक्षा के पारस्परिक खतरे में कौन शामिल नहीं है? तो भारत की सुरक्षा के पारंपरिक खतरे में शामिल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी, आतंकवाद। देखिए, भारत की जो समुद्री सुरक्षा से संबंधित जो खतरे हैं वह पायरेसी, समुद्री सीमा विवाद और तस्करी से जुड़े मुद्दे हैं, ना कि आतंकवाद। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की समुद्री सुरक्षा के गैर पारंपरिक खतरों में कौन शामिल है? तो भारत के समुद्री सुरक्षा के गैर पारंपरिक खतरों में शामिल है समुद्री सीमा विवाद। अगला प्रश्न है, कौन सी सुरक्षा व्यक्ति के रहन सहन तथा जीवन जीने के तरीके पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है? तो वह है ऊर्जा सुरक्षा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा का उत्पादन। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण में कौन सी चीजों का बचाया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण में आर्थिक, पर्यावरण और समय, ये तीनों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में कौन शामिल है? तो वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास तीनों सम्मिलित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा से किसे प्राप्त किया जा सकता है? पवन ऊर्जा से किसे प्राप्त किया जा सकता है? तो पवन ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों ही प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ए और बी दोनों। एलपीजी के बाद वैकल्पिक ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? एलपीजी के बाद वैकल्पिक ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो वह है सौर ऊर्जा का। पर्यावरणीय सुरक्षा किन क्षेत्रों से संबंधित है? पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधित है क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक, इन तीनों। ऑप्शन सही होगा डी हमारा, ये सभी इन तीनों ही क्षेत्रों से संबंधित है। पर्यावरण मुद्दों में कौन संबंधित है? पर्यावरण मुद्दों से कौन संबंधित है? तो पर्यावरण मुद्दों से संबंधित है राजनीतिक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया और सामाजिक, ये तीनों ही प्रक्रियाएं सम्मिलित है पर्यावरण मुद्दों से। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन से कौन संबंधित नहीं है? जीवाश्म ईंधन से कौन संबंधित नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन से संबंधित नहीं है सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के दहन में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो जीवाश्म। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस सूर्य की लंबी तरंगों में किस प्रकार व्यवहार करती है? ग्रीन हाउस गैस सूर्य के लंबे तरंगों में किस प्रकार व्यवहार करती है? तो ये तरंगों को अवशोषित करती है। जैव विविधता में कौन शामिल है? तो जैव विविधता में शामिल है विशिष्ट पौधे, विशिष्ट जंतु प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र, ये सभी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभाव में आया? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह प्रभाव में आता है 1997 में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 1997। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा देश सर्वाधिक करता है? तो वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सर्वाधिक करता है। ऑप्शन ए। किस वर्ष वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था आपका
वर्ष 1972 में। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित होता है वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न हमारा है, किस संविधान संशोधन में पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य और व्यक्तिगत नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की रचना की गई? तो यह रचना की गई हमारा सही होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के। पर्यावरणीय सुरक्षा किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधित है हमारा जो इस आंसर होता है इसमें ऑप्शन डी, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक, इन तीनों ही क्षेत्रों से संबंधित है पर्यावरणीय सुरक्षा। पर्यावरण मुद्दों में कौन संबंधित है? पर्यावरण मुद्दों से कौन संबंधित है? तो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है राजनीतिक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया। जीवाश्म ईंधन से कौन संबंधित नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन से संबंधित नहीं है सौर ऊर्जा। ये क्वेश्चन हो गया था। किस संविधान संशोधन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य और व्यक्तिगत नागरिक के लिए मौखिक कर्तव्यों की रचना की? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य और व्यक्तिगत नागरिक के लिए मौखिक कर्तव्यों की रचना की। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए कदम उठाएगा? किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 48A के तहत। नई वन नीति किस वर्ष लागू होती है? तो नई वन नीति लागू होती है वर्ष 2002 में। प्रवासन किन कारणों से होता है? प्रवासन होता है आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों से। ऑप्शन डी सही होगा हमारा ये तीनों। नेक्स्ट है, प्रवासी जनसंख्या अपने उद्भव के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है? तो जो प्रवासी जनसंख्या है वह आर्थिक लाभ और प्रगतिशील विचार, इन दोनों से प्रभावित हो सकती है। किस प्रवास में मानव समुदाय की नागरिकता का परिवर्तन होता है? तो बाध्यमूलक परिवर्तन और स्वैच्छिक परिवर्तन, यह नागरिकता का परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बाध्यमूलक परिवर्तन और स्वैच्छिक परिवर्तन मानव समुदाय की नागरिकता का परिवर्तन होता है। प्रवसन के सामाजिक कारणों से कौन संबंधित है? प्रवसन के सामाजिक कारणों से संबंधित है धार्मिक उत्पीड़न और जातीय उत्पीड़न। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR द्वारा 20 जून 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में कितने लोगों का विस्थापन हुआ था? ये विस्थापन हुआ था 6.85 करोड़ लोगों का। ये हमें किस देश से प्रवसन सबसे कम होता है? तो प्रवसन सबसे कम नॉर्वे से होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन आउटलुक कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन आउटलुक जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। जल की आवश्यकता और उपलब्धता के आकलन के लिए बनी स्थायी उप समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक कितने जल की आवश्यकता होगी? कितने जल की आवश्यकता होगी? तो होगी 1093 BCM जल की आवश्यकता होगी। जो जल की आवश्यकता और उपलब्धता के आकलन के लिए जो बनी स्थायी समिति है, स्थायी उप समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक जल की आवश्यकता होगी 1093 BCM। भारत सरकार ने किस वर्ष को जल संरक्षण वर्ष घोषित किया? तो भारत सरकार ने 2014 को जल संरक्षण वर्ष घोषित किया। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कितनी मात्रा स्वच्छ है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल की जो मात्रा स्वच्छ है वह 2.7% ही है। जल संरक्षण की कार्य योजना में कौन शामिल है? तो जल संरक्षण के काम जो कार्य योजना है इसमें सम्मिलित है भूजल संसाधन का संरक्षण और जल की गुणवत्ता। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। किस सिमको के विचार में क्या समाहित है? किस सिमको के विचार में क्या समाहित है? तो भय या हिंसा का प्रयोग किसी विशिष्ट सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य से और हिंसा का प्रयोग भिन्न भिन्न रूप से। उपरोक्त सभी होगा हमारा ऑप्शन डी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भारत में किस वर्ष आया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आता है भारत में 2008 में। नेक्स्ट है, भारतीय IT एक्ट के किस सेक्शन के अनुसार वायरस फैलाना एक दंडनीय अपराध है? वायरस फैलाना एक दंडनीय अपराध है तो 43C और 43C दोनों के तहत। ट्रोजन हमला किससे संबंधित है? ट्रोजन हमला संबंधित है साइबर हमला से। ट्रोजन हमला संबंधित है साइबर हमला से। भारत तथा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कथनों पर विचार करें।
इसमें जो सही कथन है उसका हमें चयन करना है कूट के हिसाब से। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का विशेष स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक शक्तिशाली या सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सदैव प्रयत्नशील रहा है और कश्मीर समस्या का संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचाना भारत की शांति नीति को दिखलाता है। सदैव प्रयत्नशील नहीं सही है, ये भी प्रयत्नशील रहा है। तो देखिए ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेषज्ञों की सहायता से भारत की सहायता की और संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से भारत की नई योजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण प्राप्त हुआ। इसमें निम्न कथनों पर विचार करना है, कथन सही कथन का इसमें मतलब चयन करना है। तो दोनों एक कथन सही है, हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में विश्व शांति के अनेक प्रयास किए हैं और वर्ष 1962 में आया कोलंबो प्रस्ताव भारत ने ठुकरा दिया। श्रीलंका भारत ने अपनी शांति सेना भेजकर सच्ची मानवता का परिचय दिया है। तो इन कथनों में कौन से कथन सही है उसका हमें चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में विश्व शांति के अनेक प्रयास किया और श्रीलंका भारत ने अपनी शांति सेना भेजकर सच्ची मानवता का परिचय दिया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन एक द्विपक्षीय संगठन है। यह वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, ये सही है। और इसके सदस्यों की संख्या 160 है, गलत। WTO से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यापार समझौते में प्रशासक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन एवं सुचारू रूप से लागू करना और विकसित देशों की तकनीकी एवं कुशल सहायता प्रदान करना, यह नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा, ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों। विकसित नहीं, विकासशील देशों का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गैर विभेदात्मक नीति एक विशेष वस्तु उत्पादन देशों की प्राप्त होती है और पारदर्शिता नीति के अनुसार देशों की अंतर्राष्ट्रीय नीति में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो हमारा इसमें सही होगा ऑप्शन ए, केवल एक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से चयन करना है। तो बहु-फार्मर समझौता होता है। बहु-फार्मर समझौता 2008 में। क्योटो प्रोटोकॉल आता है 1992 में। IPCC 1988 में और IPCC नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है 2007 में। बहु-फार्मर समझौता वर्ष 2008, क्योटो प्रोटोकॉल 1992, IPCC वर्ष 1988 और IPCC नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्थागत उपागम के समानार्थी के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन सी, संरचनात्मक उपागम के रूप में। संस्थागत उपागम को स्वीकार करने वाले आधुनिक विचारकों में शामिल हैं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा डी, मुनरो, सार्टोरी और हेराल्ड जिंग जो हैं, ये तीनों ही सम्मिलित है संस्थागत उपागम को स्वीकार करने वाले आधुनिक विचारकों में। नेक्स्ट है, प्रत्येक विशिष्ट समाज में एक सीमित, ये देखिए, संस्थागत उपागम की विशेषताओं में सम्मिलित किया जाता है। तो संस्थागत उपागम की विशेषताओं में सम्मिलित किया जाता है वर्णात्मकता, आदर्शवाद, प्रादेशिकता, इन तीनों को। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक विशिष्ट समाज में एक सीमित और स्पष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ, स्वरूप और ढांचा प्रदान करती है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है लुसियन पाई का। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक विश्लेषण के मेरुदंड के रूप में स्वीकार किया है। तो तुलनात्मक राजनीति में मेरुदंड के रूप में स्वीकार किया है पार्सन्स, मैनहिन और आमंड, इन तीनों ने। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, किसी देश की राजनीतिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो सहभागी राजनीतिक संस्कृति जो है, यह किसी देश के राजनीतिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अगला है, किसी देश के राजनीतिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो किसी देश के राजनीतिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है पराधीन राजनीतिक संस्कृति। नेक्स्ट है, संस्कृति विचारों, मूल्यों और उद्देश्यों का समूह है। संस्कृति विचारों, मूल्यों और उद्देश्यों का समूह है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ग्राहम बेल्स का। हमारा सही होगा ऑप्शन डी, ग्राहम बेल्स का। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्तुत किया था आमंड ने। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, आमंड ने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया? तो आमंड ने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को प्रस्तुत किया वर्ष
1956 में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 1956 में आमंड ने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति मुख्यतः शासकों, राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की वैधता से संबंधित है। यह कथन किसका है? राजनीतिक संस्कृति मुख्यतः शासकों, राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की वैधता से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन है फाइनर का। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति किए गए अनुकूलन से है। राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति किए गए अनुकूलन से है। यह कथन है, तो यह कथन है हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें, ऑप्शन बी पार्सन्स का। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एक मानव समूह के द्वारा स्वीकृत सामान्य लक्ष्यों और समान नियमों से होता है। राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एक मानव समूह के द्वारा स्वीकृत समान लक्ष्यों और सामान्य उद्देश्यों से होता है, समान नियमों से होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैक्रिडिस का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तियों के व्यवहारों और अभिमुखीकरण की पद्धति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आमंड पावेल का। आमंड पावेल कहते हैं कि जो राजनीतिक संस्कृति है वह किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों के राजनीति के प्रति व्यक्तियों के व्यवहारों और अभिमुखीकरण की पद्धति है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, आमंड पावेल। नेक्स्ट है, राजनीतिक व्यवस्था के घटकों में शामिल है। तो राजनीतिक व्यवस्था के घटकों में शामिल है हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी मूल अभिवृत्तियां, विश्वास अभिवृत्तियां और संवेदनात्मक अभिवृत्तियां, ये सभी सम्मिलित है राजनीतिक व्यवस्था के घटकों में। अगला हमारा प्रश्न है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का नियामक कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का नियामक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था का नियामक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूल्य अभिवृत्तियों में शामिल किया जाता है। मूल्य अभिवृत्तियों में शामिल किया जाता है, तो मूल अभिवृत्तियों में शामिल किया जाता है सामाजिक न्याय, समानता और राजनीतिक स्थिरता को। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है, राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणालियों में भिन्नता का निर्धारण किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणालियों में भिन्नता का निर्धारण किया जाता है मूल्य अभिवृत्तियों के आधार पर। मूल्यों अभिवृत्तियों के आधार पर। अगला प्रश्न है, सरकार और जनता के मध्य संबंधों की स्थापना का आधार है। सरकार और जनता के मध्य संबंधों की स्थापना का आधार है, तो संबंधों की स्थापना का आधार है विश्वास की अभिवृत्तियां। ऑप्शन बी सही होगा, विश्वास की अभिवृत्तियां। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्कृति में मात्रात्मक अंतर का आधार है। तो राजनीतिक संस्कृति में मात्रात्मक अंतर का जो आधार है वह मूल्य अभिवृत्तियां, संवेदनात्मक अभिवृत्तियां और विश्वास अभिवृत्तियां, ये तीनों। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों के मनोभाव और मनोवृत्तियों का संबंध है। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के मनोभाव और मनोवृत्तियों का जो संबंध होता है वह संवेदनात्मक अभिवृत्तियों से होता है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति एक क्या है? तो राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अमूर्त अवधारणा। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का स्वरूप है। तो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का स्वरूप जो है वह व्यक्ति केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना का व्यवहार है। तो राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना का व्यवहार है हमारा ऑप्शन सही होता है ए, गत्यात्मक। राजनीतिक संस्कृति परिवर्तनशील अवधारणा। राजनीतिक संस्कृति जो है वह परिवर्तनशील अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों में सम्मिलित है। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों में सम्मिलित है तो धर्म, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ये तीनों। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सभी राजनीतिक संस्कृति के मिश्रित होने के तथ्यों के प्रति सहमति व्यक्त की है? इनमें से किसने सभी राजनीतिक संस्कृतियों को मिश्रित होने के प्रति सहमति व्यक्त की है? तो यह सहमति व्यक्त करने वाले जो विचारक है वह है आमंड एवं कॉलमैन। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्कृति प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्कृति प्रभावित करती है तो शासन व्यवहार को और जन सामान्य के राजनीतिक व्यवहार को। हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी।
भारत की राजनीतिक संस्कृति प्रभावित हुई थी 1857 ईस्वी की क्रांति से, स्वतंत्रता आंदोलन से और भारत पाक विभाजन से। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है सामाजिक तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति है। तो सामाजिक तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति सापेक्षवादी अवधारणा अपनाती है। अगला प्रश्न है कि इस्लामिक देशों की राजनीतिक संस्कृति सर्वाधिक प्रभावित है। तो इस्लामिक देशों की सर्वाधिक जो राजनीतिक संस्कृति है प्रभावित है धार्मिक मान्यताओं से। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के लिए आवश्यक है राजनीतिक स्थिरता। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है राजनीतिक संस्कृति में उच्च समरूपता का प्रमुख कारण है। राजनीतिक संस्कृति में उच्च समरूपता का प्रमुख कारण है राजनीतिक अस्तित्व, राजनीतिक अस्थायित्व। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला जो प्रश्न है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा को जो स्वीकार करने वाले विद्वान हैं एडम स्मिथ, रॉबर्ट माल्थस और डेविड रिकार्डो, ये सभी। ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इसके लेखक कौन है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसके जो वेल्थ ऑफ नेशन, इसके जो राइटर हैं वह हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की यह पुस्तक है और यह द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, यह पुस्तक है एडम स्मिथ की। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।